हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आपका वेदा में स्वागत करता हूं। और एक नई क्लास हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। दिस क्लास इज अबाउट, इन दिस क्लास द न्यूज़पेपर। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो आप लोग न्यूज़पेपर अगर आप वैसे ही पढ़ लेते तो रेट ऑफ सिलेक्शन जो इस समय चल रहा है वो हाई। न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक आर्ट है अपने। और आर्ट किस तरह है, न्यूज़पेपर में से हम ज्यादातर देखते हैं बच्चे करते क्या है कि पढ़ते तो सब कुछ है, जो काम की नहीं है न्यूज़ वो ज्यादातर पढ़ते हैं। जैसे काम वाली न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठा है तो दिन संडे के दिन, जैसे कल संडे था, न्यूज़ 3-4 पन्नों का एक न्यूज़ पेपर ही आता है शादी वाला। कुछ नहीं है तो वही शादी वाला ही पढ़ डालते हैं। अरे उससे थोड़ी ना क्वेश्चन उठेगा। पढ़ने का चीज क्या है, वो काम की चीज क्या है, ये न्यूज़पेपर में हमें देखना ज्यादा जरूरी है। ये हम आपको समझाएंगे वैसे उसमें से उसको कैसे निकालना है और उस न्यूज में से इशूज। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके न्यूज़पेपर से, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि न्यूज़पेपर का कहाँ कहाँ होता है। न्यूज़पेपर सबसे जरूरी है आपके लिए सिलेबस को। अगर आप सिलेबस देखें इसका, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, दोनों में लिखा पर कहीं नहीं लिखा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। लेकिन फिर भी इसको हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से मिलने वाला है, न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा आपका जीएस मेंस का पेपर 1, पेपर 3 और पेपर, ये जितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं प्लस इसके आते कहां से हैं, सब न्यूज़पेपर से ही आते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो ये डिपेंड करता है आपको इस न्यूज़पेपर की लैंग्वेज समझ में आ रही है। इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग फेज स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है, अदरवाइज द हिंदू मोर देन सफिशिएंट है। उसमें दे ने कि आपको अलग से कहीं जाने की नहीं है। वैसे अगर न्यूज़पेपर तो बहुत ढेर सारे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले, जनसत्ता ले लें या दैनिक जागरण ले लें, यही तो बहुत है, पर्याप्त है। इसके अलावा हम तो हिंदी मीडियम वालों को भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, अगर द हिंदू पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस हमने जो न्यूज ली है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को मिला के ली है। तो हम पूरा न्यूज़पेपर ना पिकअप करके, क्योंकि न्यूज़पेपर ये वीकली होगी, हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। डेली डेली क्लास कंडक्ट कराना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो फिर फिलहाल 10 दिन तक कोशिश करेंगे कि आपकी डेली स्टार्ट करते हैं हम न्यूज़पेपर से। इसमें से ये पहली न्यूज थी हमारी, इंडिया पाक ऐसे जो है एससीओ मीटिंग एक। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो डायलॉग होगा बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान के, ये डायलॉग क्या है और ये डायलॉग हो किस लिए रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है काफी अच्छा नहीं चल रहा है चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है एलओसी, उस पर भी काफी आपस में तनातनी चल रही है। तो इसमें जो न्यूज में सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट इश्यूज आया है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल का। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, अगर इसको हम अगर कायदे से मैपिंग के हिसाब से देखें तो मैपिंग में जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है। तो इस मैप में एलओसी कहाँ है,
तो इसमें आप ये जो बाउंड्री लाइन देख रहे हैं ये पीओके है, और पीओके से ये जो मुजफ्फराबाद वाला पूरा एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, ये एलओसी का मैटर है। कितना एरिया पाकिस्तान के पास है, कितना हमारे पास है, और एक एलएसी है जो कि चाइना वाला है, जिसमें अक्साई चीन है, कितना चाइना के पास है। सियाचिन ग्लेशियर, अभी पिछली बार पीटी में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, क्योंकि उस समय चाइना वाला मुद्दा चल रहा था, बॉर्डर इश्यू चल रहा था, किस तरफ लोकेटेड है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो ये हमें लोकेशन भी देखना है, रिवर भी देखनी है, प्लस इसमें मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या है, ये सब कुछ देखना है। एलओसी का पूरा मैटर है, क्योंकि यही एलओसी की ही लड़ाई है अभी। कारगिल वॉर कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, श्रीनगर एलओसी से कितना दूर है, ये सारी चीज आपको ज्योग्राफी के इस मैपिंग से पता चल जाएगी। तो बैक हम आ रहे हैं इस पे। अब एलओसी का मैटर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये काफी दिनों से आपस में डायलॉग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पीस कायम रहे, लेकिन कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं आजादी के बाद से, लेकिन अभी तक पीस कहाँ कायम हो पाई है। उसमें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो कि अजीत जी हैं, ये एक मीटिंग करने के लिए तजाकिस्तान की कैपिटल जा रहे हैं। ये मीटिंग एनएसए के द्वारा होगी, जिसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज करा रहा है। और इस मीटिंग की इम्पोर्टेंट क्या है, डेट, तब ये ऑर्गेनाइज हो रही है। इम्पोर्टेंट डेट है 23 से 24 तारीख को ये तजाकिस्तान की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस मीटिंग में जो है कंट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। तो कंट्री जो इन्वॉल्व हो रही है वो है पहला इंडिया और पाकिस्तान। ये बायलैटरल मीटिंग रहेगी। बायलैटरल मीटिंग मतलब इस मीटिंग में जो इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग होगी, इसमें दूसरे कोई देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ इंडिया रहेगा और पाकिस्तान रहेगा, बाकी सारे कंट्रियां रहेंगी लेकिन मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें बाकी कंट्रियां कौन कौन सी हैं। पहली है इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान, क्यों, क्योंकि उसी की कैपिटल में हो रहा है। दूसरा चाइना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाइना तो नॉर्मल है कि वो आने वाला है। उसके बाद रशिया आएगा, फिर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और एक और है उज्बेकिस्तान। ये सारी कंट्रियां इतनी मिल करके यहाँ पे पूरी मीटिंग कराएंगी। तो ये सब पार्ट भी है, ये सारी कंट्रियां एक मेंबर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब इसमें मेजर इशू क्या है, मेजर इशू है कि अभी कुछ दिन पहले हमने चाइना की एक पॉलिसी देखी थी, वन बेल्ट वन रोड वाली। उस पॉलिसी को लेकर के चाइना बहुत एक्साइटेड है कि हम एशिया में अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ाएं। उसी की वजह से अगर हम मैपिंग में देखें तो ये देखें, इसमें चाइना का ये जो वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव है, ये पीओके से होके जा रहा है। इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था पहले कि ये भारत पीओके से ही जा रहा है तो क्या हुआ, लेकिन भारत का ही पार्ट है। लेकिन अब इंडिया इस पे चाइना एग्री कर रहा है कि चलो जाने दो इसको, रोड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ट्रेड होगा। इसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर इस पे एग्रीमेंट रेडी हो जाता है, एमओयू साइन हो जाता है, तो ये रोड इंडिया इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अब इसको देखना है 23 या 24 को होगा क्या, ये तो 23 या 24 को ही पता चलेगा। तो आगे का इस न्यूज में इतना इम्पोर्टेंट था कि क्या क्या है, हमें देखना क्या है, इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, डेट क्या था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एसओसी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल क्या है कंट्री में। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज था। अब इसके बाद, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है न्यूज़पेपर की, तो इसको हम बहुत ज्यादा ब्रीफ ना रख करके शॉर्ट रखेंगे, आप लोगों को सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए कि न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास कैसे कंडक्ट कराएंगे। अभी तो ये नॉर्मल है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो जो डिटेल न्यूज में आएगी वो हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अब
आगे चलते हैं एक छोटी सी अगली न्यूज पे, जो कि अभी लेटेस्ट आई है उड़ीसा से। अब ये न्यूज क्या है, उड़ीसा के घड़ियालों के बारे में है कि नेचुरली इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत कम हो रही है। टोटल 28 घड़ियाल थे जो कि इस समय सब खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उनको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। अब ये पाए कहाँ जाते थे, इनका प्रमुख सेंटर जो है महानदी जो है उड़ीसा में, वो महानदी में ही ये घड़ियाल इनकी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये कोशिश कब से की जा रही है, 1975 से की जा रही है, लेकिन अभी तक 40 सालों में इनको हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। 40 से 45 सालों में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, घड़ियाल। घड़ियाल जो है, अब हम ये देखेंगे कि ये घड़ियाल किस तरह के घड़ियाल में आते हैं। पहला ये रेप्टाइल होते हैं, और 3 तरह के घड़ियाल जो है यहाँ पे उड़ीसा में हैं। पहला एक नेचुरल घड़ियाल है जो कि फ्रेश वाटर घड़ियाल में होते हैं। दूसरा एक मगर होते हैं जिसे हम मगरमच्छ की तरह जानते हैं, ये दोनों में रह सकते हैं। और तीसरा एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में आते हैं जो कि सिर्फ खारे पानी में ही रह सकते हैं। तो इन तीनों के सर्वाइवल के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 में ये पास हुआ था, और ये जो घड़ियाल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, यानी हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज में है ये। इनको प्रोटेक्ट करना एक तरह से समझिए रेड जोन में आते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, क्योंकि शेड्यूल 1 में भी रखा गया है। और बहुत ही इसका शेड्यूल 1 में बहुत सारे जानवर हैं। अगर इसको शेड्यूल को देखेंगे तो एक 28 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें कम से कम 400 से 500 जानवर ऐसे रखे गए हैं। पक्षी भी है, रेप्टाइल्स है, तरह तरह के हैं, कछुए भी हैं, जिन्हें शेड्यूल 1 में डाला गया है। तो ये जैसे कि अब आपको न्यूज़पेपर में से निकालना क्या है, यहाँ पे मेन चीज है, जैसे कि न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमें यही बताना है ना कि न्यूज में से आप न्यूज कैसे निकालेंगे, उसको किस में रखेंगे। अब ये घड़ियाल वाला जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हमने बताया, ये घड़ियाल का है। तो घड़ियाल वाली न्यूज से आपको हमने उड़ीसा के बारे में बताया, नदी के बारे में बताया, तो इससे आपको लोकेशन पता चलेगा। ये न्यूज ज्योग्राफी में आएगी, मैपिंग में भी जाएगी। दूसरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक है, जिसमें आपको ये पूरा वाइल्ड लाइफ का क्रिएट है कि वाइल्ड लाइफ की चीजें कैसे आपका पेपर 3 में जा रही है, जहां पे पूरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है पेपर 3 में, क्योंकि इन घड़ियालों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस इनके ऊपर एक स्पेशल रेडार और चिप लगाई गई है, जिससे पर्टिकुलर घड़ियाल की पहचान की जा सके और इनके मूवमेंट को हम नोटिस कर सके कि ये पर्टिकुलर रेडार पे रहेंगे तो ये कौन से घड़ियाल कहाँ मूव कर रहे हैं। तो अब वो चिप लगाना, रेडार में रखना, उसके बाद रेडियो कॉलर उनके गले में लगा देना, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनका पता चल सके, उनको ट्रैकिंग किया जा सके, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज करना मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी ही है जिससे हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल और नियंत्रण कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा ये पॉपुलेशन कैसे हम बढ़ा सके और इनकी संख्या को इनके मतलब डिस्ट्रॉय होने को इनको रोक सके। तो इसमें टेक्नोलॉजी ही पूरी थी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब अगली न्यूज अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी कल की ही न्यूज में भी था कि यूपी गवर्नमेंट भी इसी तरह का कुछ इनिशिएटिव चालू कर रहा है, जैसा कि असम और कुछ अन्य राज्यों में हुआ है पॉपुलेशन को लेकर के। पॉपुलेशन नॉर्म्स जो है असम में तैयार किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे
उन्हें गवर्नमेंट की कोई बेनिफिट नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी, इस तरह का कुछ प्रोविजन ले आ रहे हैं। यूपी में भी अभी बात चल रही है, अभी प्रोविजन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्टेट लेवल पे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कोई विचार नहीं रखा है। दूसरा, इसमें इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसमें इन्होंने, असम गवर्नमेंट ने किया क्या है, एक बना तो दिया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल वाला जो पॉलिसी है ये किसके लिए लागू है। इसमें आते कौन नहीं है, टी गार्डनर जितनी है जो कम्युनिटी है, जो चाय के बागान में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी नहीं है। यानी पॉपुलेशन की कोई भी स्कीम उनके ऊपर लागू नहीं होगी। नॉर्मल आदमी 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन चाय के बागान के लोग जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद SC ST को इससे छूट दे दी गई है। तो इसका मतलब सारी चीजें सब हायर क्लास के लिए ही है। ये है, अभी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसे दूर करना होगा। अब बाकी इस पर अगर देखा जाए तो ये पॉपुलेशन वाली जो थ्योरी है, इस पे एक क्लास अलग से कंडक्ट करनी पड़ेगी, जैसे करंट इश्यूज को लेकर, क्योंकि पॉपुलेशन एक दिन का मैटर नहीं है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया था, हुआ क्या, लास्ट में वो हार गई। ये पॉलिटिकल इशू हो जाता है, इस वजह से कोई गवर्नमेंट इसे जल्दी टच नहीं करता। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देख करके हमें कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके खिलाफ वहाँ की लोकल जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके खिलाफ भी हैं। खिलाफ क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी कम हो रही है, तो आप इस तरह की स्कीम नहीं ले आए। क्यों? क्योंकि इस तरह की स्कीम ऑलरेडी वहां पे चल रही है, जो कि पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी ऑफ असम के नाम से जानी जा रही है। इस पॉलिसी में क्या है कि 2 बच्चों से जिसके कम मतलब 2 बच्चों से ज्यादा है जिसके पास, उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन वो कंडक्ट नहीं कर सकता, इस तरह का है। तो लेकिन अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है, 2.2% पहले था 15-16 में, अब का जो करंट में चल रहा है वो 1.9 है, यानी 2020 से 2021 का, यानी ये रेट कम हुआ है और आप पॉपुलेशन पे स्कीम ला रहे हैं। तो ये इस पे अपोजिशन कर रहा है। लेकिन यूपी जैसे में, अगर यूपी में आता है तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन अब देखना है कि इसमें कहीं असम जैसा इस तरह का ड्रॉबैक तो नहीं लगा रखा है कि ये SC ST के लिए लागू नहीं होगा या इस तरह। ये अब आने वाले पे पॉलिसी देखेंगे। मेनली ये था कि न्यूज में से हमें न्यूज इश्यूज निकाल करके उसको क्वेश्चन में पुट अप करना है। अब पॉपुलेशन तो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के पार्ट है आपका GS पेपर 3 का, कि पॉपुलेशन पे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज उसी पे डिपेंड करती है। तो आज की क्लास सिर्फ हम इसी 3 टॉपिक पे रख रहे हैं, और नेक्स्ट से हम क्लास को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। न्यूज़पेपर में से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम आपको धीरे धीरे सब बताते रहेंगे, क्योंकि ये डेली न्यूज रहेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 भी आधा घंटा बस। तो हैव अ गुड डे। ओके।